लोगों के साथ मेरे जैसे बहुत यूनिट ओनर्स हैं जो फ्रॉड करते हैं। ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पर अगर कोई आपसे कहता है कि हम आपको फ्री मतलब पैसे देकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोग 5-10 हज़ार 20 हज़ार तक भी चार्ज करते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आज मैं आया हूँ वर्मिंग कंपोस्ट के फार्म पे, जहाँ पे बात करने वाले हैं गोबर से खाद किस तरीके से बनाई जाती है, इसमें किस तरीके से लोग बाग फ्रॉड करते हैं। चलिए बात करते हैं। मैं विशाल और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज बताइए अपने बारे में। मेरा नाम पायल अग्रवाल है और आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पिछले 5 साल से गोबर की खाद बना रही हूँ, यानी कि वर्मी कंपोस्ट बना रही हूँ, और ये केचुआ खाद के नाम से भी जानी जाती है। किस तरीके से मैम, अगर कोई से किसान करना चाह रहा है, फिर कोई एक बिजनेसमैन सोच रहा है कि मैं वर्मिंग कंपोस्ट को स्टार्ट करूँ, वो किस तरीके से कर सकता है, उसके साथ क्या फ्रॉड हो सकता है? देखिए भैया, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं बिल्कुल, तो हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि हम क्या सामान बनाने जा रहे हैं और वो सामान आखिर बिकेगा कहाँ। जी जी जी। अगर आप सामान बना पा रहे हैं पर बेच नहीं पा रहे हैं तो आपको लॉस होना तय है। और कोई भी व्यक्ति काम इसलिए नहीं करता है कि उसे आने वाले समय में लॉस हो। हम अपनी जमा पूंजी लगाते हैं। हम ये काम करने वाले बहुत ही छोटे लोग होते हैं। जी जी। मतलब कि या तो किसान व्यक्ति ये काम करेगा या फिर जो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है ये काम करेगा। बहुत ज्यादा पैसे लगाकर ये काम किया नहीं जाता है। कम पैसों में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने भी किया था, तो वो काम वर्मी कंपोस्ट का है। और ये काम इंसान कुछ कमाने के लिए करेगा, गंवाने के लिए नहीं करेगा। तो मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए इससे रिलेटेड। देखिए मुझे 5 साल हो गए हैं। मैंने 30 बेड से शुरू किया था। मैं कई बार मतलब मैं किराए की जमीन पर ही हमेशा से काम करती आई हूँ। पहले आप लोगों ने देखा होगा कुछ वीडियोस में, जहाँ मैं पुराने बिल्कुल ओपन जमीन पर काम कर रही थी, जहाँ कोई शेड नहीं था किसी भी तरीके का। आज मैं एक बाग में कर रही हूँ। वहाँ के अपने प्रोस एंड कॉन्स थे, नुकसान फायदे थे। यहाँ पर काम करने के अपने नुकसान फायदे। हाँ, तो इसके बारे में बताइए। जैसे आप बाग के अंदर कर रहे हैं, पहले ओपनली कर रहे थे, उसके बारे में बताइए। देखिए, ओपन करने में क्या होता है, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह जहाँ पे 8 महीने 7 महीने गर्मी पड़ती है। बिल्कुल मैम। तो वहाँ पर आपको पानी का रखरखाव बहुत ज्यादा करना पड़ता है, केचुए का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, पराली का खर्चा भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पर मैंने उस जमीन से भी अच्छे पैसे कमाए हैं। उस जगह पे भी मैंने अच्छा काम किया और बहुत लंबे समय काम किया है। उसके बाद समय रहते मेरी अपनी चॉइसेस चेंज हुई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जो बाग है, इसके नीचे की जमीन खाली सी ही रहती है। बिल्कुल, तो आप यहाँ पूरे में देख सकते हैं, हमने बाग के नीचे की जगह को पूरा इस्तेमाल किया है और यहाँ पर खाद बनाने की प्रक्रिया को किया है। तो यहाँ का फायदा जो है वो है यहाँ की शेड जी। पेड़ों की छांव में केचुए को कोई परेशानी नहीं होती। खाद ही अच्छे से बनाता रहता है। पानी की उतनी ज्यादा हमें परेशानी नहीं होती है। तो कम रख रखाव में हमारा काम बहुत अच्छे से चलता है। कहने का मतलब ये है, जिनके पास बाग होता है या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके नीचे जमीन पड़ी है खाली, उसमें भी आप वर्मिंग कंपोस्ट लगा के स्टार्ट कर सकते हैं जी। बिल्कुल बढ़िया। देखिए, वर्मी कंपोस्ट होने को बंजर जमीन पे भी हो सकता है जी जी। और आप इसे ओपन जमीन पे, जहाँ पर आप खेती करते हैं नहीं करते हैं, कम जगह में ज्यादा जगह में कर सकते हैं। क्योंकि इन बेड्स की ना तो कोई फिट मतलब एक पर्टिकुलर कोई चौड़ाई, मतलब चौड़ाई तो इनकी फिक्स है 2-2.5 फीट 3 फीट से वो चौड़ा बेड नहीं बनाना चाहिए। पर इनकी लंबाई आप 15 फुट 40 फुट 60 फुट तक भी रख सकते हैं। हाँ। तो इसमें मतलब फ्रॉड से जैसे रिलेटेड चल रही है बातें, तो फ्रॉड किस किस तरीके से हो सकता है? देखिए, फ्रॉड में मैं पर्सनली ये कहूंगी कि अगर आपको नहीं पता है कि सामान कहाँ बेचना है, तो आप इस काम को सबसे पहले तो शुरू ना करें तुरंत। उस बात पे रिसर्च करें, थोड़ा देखें कि आप इसको कहाँ बेच सकते हैं। लोगों के साथ मेरे जैसे बहुत यूनिट ओनर्स हैं जो फ्रॉड करते हैं, क्योंकि वो उन्हें जानकारी देते ही नहीं है कि सामान एक्चुअली बिकता कहाँ है, और उनको सिर्फ कहते हैं कि हम बाय बैक करेंगे या हम फ्रेंचाइजी देंगे आपको अपनी, जिसमें कि आप सामान बना लीजिए, अगले 6 महीने 8 महीने या साल भर के लिए हम आपका सारा सामान खरीदते रहेंगे। जैसे ऐसे में कभी किसी को प्रॉफिट नहीं होता। जैसे YouTube पे वीडियो आती रहती है, देखते रहते हैं वर्मिंग कंपोस्ट से रिलेटेड, तो जैसे कोई करना चाह रहा है इसको, तो उसको मतलब ट्रेनिंग कर लेनी ही चाहिए या फिर ऐसी वीडियो देख के स्टार्ट कर दे? नहीं, देखिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पर अगर कोई आपसे कहता है कि हम आपको फ्री मतलब पैसे देकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोग 5-10 हज़ार 20 हज़ार तक भी चार्ज करते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। देखिए, जो ये काम करेंगे वो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग होंगे, जमीनों से जुड़े हुए होंगे। एक गोबर का बेड बनाना, जो भी आपकी यूनिट लगवाएंगे वो आपको पहली बार में बेड लगवा कर देंगे। उसके बाद में पानी लगाने का रख रखाव हो गया। और मुझे नहीं लगता कि इसकी ट्रेनिंग में इतने पैसे खर्च करने की कोई रिक्वायरमेंट है। आप चाहे हमारे यहाँ आ जाइए, मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक नो हाउ दे सकती हूँ बिना पैसों के। कोई पैसे हम चार्ज नहीं करते। ट्रेनिंग के? हाँ, कोई ट्रेनिंग के हमारे यहाँ पैसे नहीं है। आप आराम से इस काम को देखिए, समझिए, 10 दिन 15 दिन वीडियोस देखकर भी समझ सकते हैं काफी सारी चीजें। उसके बाद में आप खुद करिए, समझिए, कम बेड्स लगाकर। धीरे धीरे जब आपको समझ आए तो आप उस काम को बढ़ाइए। जैसे आप कह रहे हो कम बेड लगाकर स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग में जो लगा रहा है इसको या करना चाह रहा है, वो कितने बेड से स्टार्ट करे?
देखिए मेरे हिसाब से कम 20 से 25 बेड से तो शुरू करना ही चाहिए अगर कोई सच में इसको कमर्शियल लेवल पे करना चाहता है। क्योंकि जब आप किसी काम को कमर्शियल लेवल पे करते हैं तो वहाँ लेबर इन्वॉल्व होती है, रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है। और अगर आप उसे पर्सनल लेवल पे करते हैं, किसी के यहाँ भाई दो तीन भैंस गाय हैं, उनका गोबर बचता है, उससे बेड बना सकते हैं और अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। उस जो वर्मी कंपोस्ट को, तो आप 2 बेड भी लगा लीजिए। आप अपने शौक के लिए करते हैं या आपका अपना रॉ मटेरियल है जैसे कि गोबर है या आपके पास जमीन भी है, थोड़े बहुत कहीं से केचुए खरीद के आप बेड बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 बेड भी आप बहुत आराम से बना सकते हैं। पर अगर आप कमर्शियल लेवल की बात करेंगे तो 20 से 25 बेड लगाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक आदमी भी अगर आप काम के लिए रखते हैं, कोई एक व्यक्ति काम करता है, एटलीस्ट वो पूरे दिन में 25 बेड पे काम तो कर पाए। बिल्कुल। बाकी हमारे क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट में डेली वेजेस पे लेबर आती है। जी। आपको 2 दिन जरूरत है 2 दिन काम कराइए, 4 दिन जरूरत है 4 दिन काम कराइए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे महीने के लिए कोई व्यक्ति रखना ही है। बिल्कुल। तो बात कर लेते हैं केचुए की। जो मतलब इसके अंदर केचुआ होता है वो किस वेरायटी का होता है और कौन सी वेरायटी का हमें डालना चाहिए? देखिए ये एक ही वैरायटी ज्यादातर सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। इस वैरायटी को आइसेनिया फेटिडा कहते हैं। रेड रिंगलर वॉर्म्स, टाइगर वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कहाँ का होता है ये? हमारी इंडिया का या फिर बाहर से आता है? ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी कही जाती है, पर अभी ये बहुत सालों से, अभी से नहीं सदियों से ये हिंदुस्तान में बड़े अच्छे से पनप रहा है। तो यहीं पर यही वैरायटी का केचुआ यूज होता है। इसकी खासियत है कि एक तो ये जल्दी गोबर को खा लेता है एज कम्पेयर टू अदर वेराइटीज, और गर्मी और सर्दी दोनों टेम्परेचर्स में एक सर्टेन लेवल तक बढ़िया सरवाइव कर पाता है अगर आप इसका ध्यान रखते हैं। जिसमें कि आप इनको शेड प्रोवाइड कर दें, उसमें आप पानी लगा दें अच्छे से, जितना इनको पानी रिक्वायर्ड है, थोड़ा बहुत रख रखाव में आपका बेड बड़े अच्छे से चलता है। जी। तो ये भी बताइए, जैसे अभी आप कर रहे हो, गोबर से ज्यादा पैसे कमा रहे हो उसका वर्मिंग कंपोस्ट बना के, उसका खाद बना के, या फिर केचुए बेच कर? देखिए ये काम दोनों ही चीजों का है। आप खाद बना के भी पैसे कमाएंगे और आप वॉर्म्स बेच कर भी। पर मैं दोबारा कहूंगी कि आप अगर वॉर्म्स बेच रहे हैं तो वो किसको बेच रहे हैं? वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा, वो वॉर्म्स का इस्तेमाल कौन करेगा? वॉर्म्स का इस्तेमाल 2 ही तरह के लोग करेंगे। या तो किसी के यहाँ कम रॉ मटेरियल है, 2, 3, 5 बेड उनको अपने पर्सनल यूज के लिए बनाने हैं, या फिर वो बेड्स लगाना चाहते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। दोनों, यही 2 लोग होंगे जो आपके लिए आपसे वॉर्म्स खरीदेंगे। तीसरा तो कोई आपको नहीं लगता होगा ग्राहक है। आप है तो आप बताइए। नहीं। तो आपके जो ग्राहक है वॉर्म्स खरीदने वाले वो कम हैं जी, और वो जो भी हैं उनको मैं पर्सनली चाहती हूँ, या मुझे लगता है कि उन्हें बेवकूफ ना बनाए। कोई भी ये काम करना चाह रहा है तो उन्हें इससे जुड़ी सारी गणित बताई जाए, वो समझे फिर इस काम को करें। तो बताइए ना प्लीज, इस गणित के बारे में बताइए, व्यूअर्स को बताइए कि किस तरीके से वो समझे इस काम को। देखिए काम समझने के लिए सबसे पहले तो एक बेसिक ट्रेनिंग जो कि पेड नहीं, फ्री हो सकती है। हाँ। आप हमसे लें या कहीं और से लें या ऑनलाइन देखें, जहां आपको सही लगे, बातचीत कीजिए, पहचानिए कहाँ से सीखना चाहिए। क्या फिर ऑनलाइन आप कर सकते हो? ऑनलाइन अवेलेबल आप कॉल कीजिए हमारे यहाँ पर, आप स्क्रीन पे नंबर आपका फ्लैश हो जाएगा और आप उस पर चेक कर सकते हैं। हमें कॉल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा इसमें कुछ बेसिक चीजों की जरूरत है। पराली चाहिए होती है बेड्स को ढकने के लिए, गोबर चाहिए होता है। अगर आप कमर्शियल लेवल पे करेंगे तो आपको कुछ 10-20 ट्रॉली के आसपास गोबर लगेगा। एक ट्रॉली में लगभग 2 बेड बन जाते हैं, तो आप 10 ट्रॉली 20 बेड के लिए मान लीजिए। उसके बाद आपको अपनी जमीन पर बिजली चाहिए, पानी, और मान लीजिए जनरेटर से काम करेंगे तो जनरेटर चाहिए। बिल्कुल। तो ये कुछ बेसिक सुविधाएं हैं जो भी सामान बनाने के लिए हमको चाहिए होती है। थोड़ी बहुत लेबर होनी चाहिए आसपास, जो एटलीस्ट 10 से 12 दिन के लिए अवेलेबल हो, क्योंकि पर डे वेजेस पे हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे जैसे किसी भी यूनिट ओनर से आप जो है वॉर्म्स खरीद सकते हैं। जो भी आप लोगों का बीच में डिस्कशन होता है प्राइस को लेकर, क्वांटिटी को लेकर, और वो अपने यहाँ से ही लोग भेजेंगे। वो आपके बेड्स भी लगाएंगे, आपको सिखाएंगे पूरा काम। और ये सब कुछ मेरे हिसाब से ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे ट्रेनिंग की कोई चार्जेस नहीं है। जी। तो जैसे मैम बेड पे पराली लगाई हुई है, पराली ही लगा सकते हैं और कुछ भी लगा सकते हैं इसके साथ पे? देखिए फिलहाल क्योंकि हमारे एरियाज में चावल और गन्ना, इन 2 की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो हम पराली जो है आसानी से मिल जाती है। वरना आप कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट जो कि थोड़ा लंबा हो और कवर कर सके जिसको, मतलब वो चीज लगा सकते हैं। लोग केले के पत्ते भी लगाते हैं, पर हमारे यहाँ ये मिल जाता है तो हम आराम से इसी को इस्तेमाल करते हैं। बहुत से पॉलीथीन के भी यूज कर ले, वो ब्लैक लगी रहती है। नहीं, पॉलिथीन इस पे नहीं लग सकता क्योंकि वो एयर को ब्लॉक करेगा और सांस नहीं ले पाएगा केचुआ, तो आप खाद कैसे बनाएंगे? बिल्कुल। हाँ, उससे तो डेड हो जाएगा, वो तो बेड ही डेड हो जाएगा। तो मैम जैसे अभी बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो बारिश में जब बारिश होती है तो इधर उधर केचुए निकलने लगते हैं, तो उसको मतलब उनका क्या सोल्यूशन है? उनको कैसे ध्यान में रखा जाए?
देखिए सबसे पहले तो जब बारिश का सीजन होता है, पेड़ों की वजह से पूरा पानी अंदर नहीं आता, आसपास मतलब उतना पानी नहीं अंदर गिरता है। नहीं, जो ओपनली भी लगा रहे हैं उनके लिए क्या सोल्यूशन है? मैं आपको दोनों ही चीजों के लिए बता रही हूँ जी। तो पेड़ों की वजह से थोड़ी हमें बचाव मिल जाती है, पानी एकदम से बेड्स पे नहीं आता, अंदर नहीं आता। दूसरी चीज, बेड्स के चारों तरफ हम लोग आसपास नालियां बना देते हैं, जिससे कि अगर बेड के आसपास पानी इकट्ठा हो तो नाली के थ्रू बाहर निकल जाए। जी जी। कोई भी ऐसी जगह ना हो आपके फार्म पे जहाँ पानी इकट्ठा होता हो, अगर हो तो वो बेड से दूर हो। जी जी, मतलब दूर हो, ऐसा ना हो कि पानी भर रहा है, क्योंकि वो पानी भरेगा तो पानी ठंडक में जाएगा। बेड पे पानी गिरने से कोई परेशानी नहीं है जी। बेड पे पानी गिर रहा है उसको गिरने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जहाँ इकट्ठा होगा केचुआ उसमें निकल जाएगा। जी जी। जैसे अभी गर्मी है, फिर सर्दी आएगी, इस सभी मौसम से भी कुछ फर्क पड़ता है इस पे या नहीं? नहीं, देखिए हमारी रख रखाव का तरीका बिल्कुल सेम रहता है। गर्मी के बाद जब बारिशों का मौसम आता है, पानी कम डालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप गर्मी में पानी डाल रहे हैं, बारिश होगी, अपने आप ही पानी पौधों को भी जैसे मिलता है वैसे ही हमारे बेड्स को भी मिल जाता है, तो वो प्रोसेस हमारा थोड़ा कम हो जाता है। रख रखाव के लिए बारिशों में पानी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आसपास के एरिया में कहीं पानी इकट्ठा ना हो, जैसे मैंने बताया। मैम, आपने देखा होगा, जैसे आप 5 साल से कर रहे हो, तो इसमें एक पक्षी होता है जिसकी लंबी सी चोंच होती है, वो मतलब इसमें गाड़ के सब खा जाता है, उससे सिक्योरिटी कैसे करी जाए उससे? हाँ, वो सफेद रंग के पक्षी होते हैं जो केचुए को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान क्या पहुंचाते हैं, वो उनका लाइफ साइकिल है उस तरह का, तो वो उन्हें केचुआ पसंद है, वो खाते हैं। हाँ। आप अपने बेड को ढक कर रखें ताकि उन्हें केचुआ दिखे ना, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो आएंगे बेड पे से आपका पराली हटाएंगे तब केचुआ खाएंगे। उनको दिखता है, वो पेड़ों पे बैठे रहते हैं या आसपास बैठे रहते हैं, उनको दिखता है तो वो खा लेते हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो बेड्स को अपने कवर करके रखें। अगर आपको लगता है कि आपके फार्म पे बहुत ज्यादा आते हैं, तो दिन में कई बार 1-2 बार लोग छोटे छोटे वो धमाके होते हैं ना, गंधक पोटाश वगैरह के, या फिर कुछ पटाखा सा या कुछ इस तरह का आप कर दीजिए, तो वो डर कर आसपास चले जाते हैं और उतना नहीं आते हैं। वरना हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं कि हमारे फार्म पे कोई एक व्यक्ति हमेशा रहता है, तो वो चलते फिरते उनको उड़ाते रहते हैं। जी जी। अब बात कर लेते हैं जो इसको परचेज करता है, मतलब जैसे नर्सरी वाले हो गए या फिर घर के टेरेस पे बनाया हुआ प्लांट लगाते हैं, तो उन्हें क्या देख के से परचेज करना चाहिए? जैसे इसमें कहते हैं इसको सूंघ के भी वो परचेज कर सकते हैं, या फिर बहुत से ऐसे कहते हैं कि इसमें मेली मिला के भी कर देते हैं आपको सेल, तो उसमें क्या क्या जांचे, मतलब क्या देखें उसमें कि ये बिल्कुल प्योर है? देखिए, प्योरिटी आप एक मतलब नग्न आंखों से तो हम नहीं पता लगा सकते जी। पहली चीज तो ये कि इसका जो टेक्सचर होता है वो ग्रेन्युलर होता है, मतलब ये दरदरी होती है काफी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, इसके अंदर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, सूखी नहीं होनी चाहिए। जो अच्छी खाद होती है वो ग्रेन्युलर के साथ साथ 20% पानी होना चाहिए और 80% उसमें खाद होनी चाहिए। उसके अलावा इसकी कोई स्मेल नहीं होती। अगर हम कहें कि इसकी स्मेल गोबर जैसी है या कुछ है, ये सब गलत है। इसकी स्मेल अर्दी होती है, मतलब बिल्कुल मिट्टी जैसी आपको खुशबू आएगी, या फिर ये मैं कहूँ कि इसमें खुशबू ही नहीं आती, ना ही बदबू आती है। देखिए, अडल्ट्रेशन हर प्रोडक्ट में है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जहाँ पे सेलर्स ही होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स ही होते हैं जो उसमें अडल्ट्रेशन करते हैं। तो आप जिससे भी खरीदें थोड़ा जांचें परखें और देखें कि आपको कहाँ से बेटर लगता है या कौन आपको सही चीज दे सकता है। रही बात नर्सरीज की, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर से पैकेट्स कैसे आने हैं और कस्टमर्स को कितना रुपए में बेचना है, इस पर उनका मेन फोकस रहता है। उन्हें खाद कैसी है और कैसी नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी। खाद कैसी है, इस चीज का फर्क सिर्फ यूजर को पड़ेगा, गार्डनर को पड़ेगा या किसान को पड़ेगा, जो अपने पौधों के लिए या अपने खेत के लिए खाद खरीद रहे हैं। अगर वे ऑर्गेनिक पे आने चाहे तो मतलब उन्हें कितना टाइम लग सकता है एक अच्छी फसल लेने में? देखिए, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, सबके इस पर आंसर अलग अलग हो सकते हैं। बट जितना मुझे पता है, पहली चीज तो ये कि ये लगभग जो है ना, आप इसको यूरिया डीएपी हम सालों से डाल रहे हैं जी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से लोगों ने अपनी जमीनों को सिर्फ यूरिया डीएपी डाई का आदी बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एकदम से आप अगर चाहें कि आज मैं वर्मी कंपोस्ट या खाद डालूं और कल मुझे यील्ड मिलनी शुरू हो जाए पहली क्रॉप के साथ, तो ऐसा नहीं होता है जी। इसलिए मैं रेकमेंड ये करती हूँ, सलाह ये देती हूँ कि आप जो है खाद डालते रहें और यूरिया डीएपी डाई जो भी आप डाल रहे थे उसे तुरंत ना बंद करके धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी को कम कर दीजिए, क्योंकि जमीनों को इतनी आदत हो चुकी है जी जी कि आप वो छोड़ नहीं सकती। एक तरीके से नशा हो गया है जमीनों को। तो आप डालें, मात्रा कम करें। अगर आप आधा कट्टा डालते थे तो 1 कट्टा डालते थे तो आधा कट्टा डालें, आधे से भी आधे पे आ जाएं। और हर क्रॉप के साथ में अपनी मात्रा को कम करें और वर्मी कंपोस्ट की मात्रा साल में 1 बार या 1.5 बार या 2 बार, जब भी आपको लगे उसके साथ साथ उसको डालें जी जी। लगने वाली जो बीमारियां हैं आपके पौधों में वो भी कम होती हैं और आपके जो यील्ड होती है वो अच्छी आती है, जो फल होता है वो अच्छा आता है, फूल होते हैं अच्छे आते हैं। तो जैसे बना लिया हमने गोबर से खाद, तो इसको प्योरीफाई करने के लिए भी कुछ इसके अलग ट्रिक होती है या फिर ऐसी सेल कर देते हैं? देखिए, खाद बनने के बाद में जब बेड से अलग किया जाता है, नीचे गोबर रहता है, ऊपर हम
बेड को जैसे खोलते हैं धूप में, तो धूप में खोलने पर केचुआ नीचे चला जाता है, ऊपर खाद रह जाती है, उस खाद को आप अलग करें जी। और अलग करने के बाद उसे छानते हैं हम थोड़ा सा सुखाकर। जी जी। थोड़ा सुखाने के बाद उसको छाना जाता है, फिर उसे पैक किया जाता है जी। और गोबर ही प्योर था, हमने गोबर में भी कुछ नहीं मिलाया। और खाने के बाद जो केचुए ने छोड़ा वो खाद है सीधे सीधे, इसमें बस ये हो सकता है कोई मोटा कंकड़ हो, कुछ हो, कोई प्लास्टिक का कोई टुकड़ा वुकड़ा कुछ आ गया अगर, तो उसको अलग कर देंगे जी। तो बस उसको छान कर पैक कर देंगे। अगर कोई औरों की बात करें हम जो इस काम को कर रहे हो, किस तरीके से इसमें मतलब क्या चीज मिला सकते हैं जो देखिए मिलाने के लिए इसमें लोग काले रंग की पता नहीं क्या क्या चीजें मिला रहे हैं, जो भी उनको लगता है कि उनको बेनिफिट दे सकती हैं और उनको प्रॉफिट ज्यादा बनाने में मदद कर सकती हैं। तो लोग मैली मिला रहे हैं और इसमें राख भी सुना है मैंने और ना जाने क्या क्या। हाँ। और इवन लोग जो है गोबर ले लिया और उसको ऐसे ही सुखाया और मिक्स कर दिया, तो वो सब भी करते हैं। तो व्यूअर्स को ये बताइए मतलब किस तरीके से वो स्टार्ट करें और किस तरीके से बच सकते हैं, वो क्या क्या उन्हें देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, और बस स्टार्ट करें। देखिए जैसे कि मैं पिछले 5 साल से ये काम कर रही हूँ, मैंने इतना ही जाना है कि अगर आप बेईमानी से कोई काम करते हैं, बढ़ तो जाता है कुछ समय के लिए और प्रॉफिट भी शायद हो जाए, पर ये सब काम करने नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब मैं नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल इस तरीके की चीजें नहीं पसंद है। बिल्कुल। जो लोग ये काम करना चाहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग का, उनको मैं ये सलाह दूंगी, सबसे पहले तो जहां भी आप ट्रेनिंग के लिए सोच रहे हैं 2-4-5 जगह बात करें, जहां आपको लगे कि आपका मन जो है रुके जहां पे और जहां आपको चीजें समझ आए, आप वहां काम करिए। दूसरा मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग वालों पे ही जाइए, मैं दे रही हूँ फ्री तो सब फ्री नहीं देंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है, पर बिल्कुल अपनी आंख ना खोलकर काम करें। सेलिंग पॉइंट बहुत जरूरी क्लियर होना चाहिए। कोई अगर आपसे कहे मैं बाय बैक करूंगा, आपको फ्रेंचाइजी दूंगा या दूंगी, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब खाद बनकर तैयार होती है, मान लीजिए 3 रुपए किलो में, जितना हम लोग हिसाब लगाते हैं 3 रुपए किलो में खाद बन के तैयार हुई। अब मैं किसी को अगर बाय बैक करना है तो उनकी यूनिट मेरे से दूर है, मुझे अपने यहाँ सामान तैयार करके पहले उनके यहाँ भेजना पड़ेगा, इसका भाड़ा कौन देगा? मैंने जो कट्टे इस्तेमाल करे हैं जिसमें मैंने खाद डाली है, वो कट्टों के पैसे कौन देगा? फिर अगर मैं बात करती हूँ कि जो मेरी लेबर है जिन्होंने यहाँ काम किया है, जो लेबर सिर्फ बनाने की नहीं, लोडिंग और अनलोडिंग की भी लेबर होती है, वो कौन देगा? सब अलग तो ये मिसलिनियस कॉस्टिंग है जो जिसके बारे में बात कोई नहीं करता। जी। तो ये जो खाद बनने से लेकर दूसरे की साइट पहुंचने तक, जो आपके बायबैक या फ्रेंचाइजी जैसे शब्दों में आपको व्यस्त कर रहे हैं, जो भी आपको कह रहे हैं कि इस तरीके के काम करिए, तो ये सारे खर्चे कौन देगा? अगर वो देने को तैयार हैं, इस सब के बाद में भी अगर वो आपके साथ, मान लीजिए आपने 2-2.5-3 लाख रुपए जो भी इन्वेस्ट किए, अगर वो आपके साथ एग्रीमेंट करने को तैयार है, आप एग्रीमेंट करके काम करिए, कोई परेशानी नहीं है। पर अगर कोई एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, आपका बायबैक का जो प्राइस भी 3-3.5 या 4 रुपए है और उसकी मिसलिनियस कॉस्टिंग भी आपसे डिस्कस नहीं हो रही है, तो मेरे हिसाब से वो काम फ्रॉड है और इसमें आपको तो भला होने नहीं वाला। 5-6 महीने बाद आपको यही सुनने को मिलेगा कि अभी मार्केट जो है डाउन है, या हमारे पास उतने ऑर्डर्स नहीं है, हम आपका लेके क्या करेंगे, आप अपने पास ही इसको रखिए। तो ऐसे काम को करने से मच बेटर है, दुनिया में काम की कमी नहीं है, आप कुछ और करें। बिल्कुल। या फिर अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप अपने कंधे पे खुद रख के ही, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं, खुद ही अपने हाथ में लेके बंदूक चलाएं। और उसका मतलब यही है कि आप अपना सामान खुद बनाएं, ट्रेनिंग लें, समझें काम को, पूरा प्रोसेस को, काम को समय दें और साथ साथ में मार्केटिंग करें। आप इस खाद को कई जगह बेच सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा एक ऐसा टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट है, तो किसानों से लेकर घरों तक सभी लोग अपने घरों में चाहते हैं कि हम अच्छा खाएं। अच्छा खाएंगे तभी जब खेतों में अच्छा पैदा होगा। अच्छा खेतों में कैसे पैदा होगा? जब वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद उसमें डलेगी। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का और फिर मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में जो ऐसी गजब होने वाली है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।